गुड इवनिंग। शोभित गुड इवनिंग। शिवम गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? लक्ष्य गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया भाई शिवम, बहुत बढ़िया। अनुज गुड इवनिंग। आदित्य, आलेख, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। आई थिंक ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर है। बहुत बढ़िया भाई देवाज्ञा, बहुत बढ़िया। ऐसे ही लगे रहो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो मेन पार्ट अपना हो चुका है। नेक्स्ट है अपना अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म में दो तीन बातें आपको बस जाननी है। ठीक है। अर्थ मैग्नेटिज्म मतलब अर्थ के हम मैग्नेटिक की बात कर रहे हैं। हाँ ठीक हूं भाई, कोई बहुत दिक्कत नहीं है। तो अर्थ मैग्नेटिज्म में हमें दो तीन बातें जाननी है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की हम बात करते हैं, है ना। तो यहां थोड़ा कंफ्यूजन है, उन चीजों को देख लेते हैं। पहले तो ये देखते हैं कि पूछा जाए कि अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड का कारण क्या है। किसी करंट कैरिंग कॉइल में, मान लो आप किसी करंट कैरिंग कॉइल में करंट दौड़ा देते हो, तो उसके वजह से भाई करंट कैरिंग कॉइल हैज इट्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड। बायट ने बताया था, बायट सेवर्ट से हमें पता है, उसका फॉर्मूला पता है। बट अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड कहां से आया, थोड़ा आप लोग बताओ। देखिए आपका ज्ञान क्या कहता है, सामान्य जानकारी आपकी क्या कहती है। अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड कहां से आया? तो कुछ बताओ फिर, पढ़ा है तो थोड़ा बहुत। कहां से अर्थ में मैग्नेटिज्म आ गया? मैग्नेटिक आयोनाइज चार्ज ड्यू टू मोल्टेन कोर। चलो सही पढ़ा है तुमने थोड़ा बहुत। अभी मन से पढ़ा है मतलब। अच्छा, निकोल टेस्ला की वजह से। निकोल टेस्ला मतलब धरती में समा गए, उन्होंने ही जो है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दिया है। न्यू चैप्टर नहीं है, मैग्नेटिज्म का एक टॉपिक है। मैग्नेटिज्म का एक टॉपिक पढ़ चुके हैं, दूसरा टॉपिक है ये अर्थ मैग्नेटिज्म, और तीसरा टॉपिक है अपना मैग्नेटिक मटेरियल। बस ये तीन टॉपिक है, तो नया चैप्टर नहीं है। ठीक है। तो देखिए अभी तक एक डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी दी गई है, डिफरेंट डिफरेंट, कोई फिक्स नहीं है, किसी पे कन्फाइंड नहीं आप बोल सकते हैं कि यही थ्योरी परफेक्ट है। सब लोग अपना अपना एक गेस किए, जिसमें कि यही माना जाता है, जो कुछ बच्चों ने बताया है, कि मोल्टेन जो अपना कोर के अंदर जो प्लाज्मा है, कोर के अंदर जो प्लाज्मा है ना, वो हाई टेम्परेचर पे और वो रोटेट कर रहा है ड्यू टू स्पिनिंग इफेक्ट। तो ड्यू टू स्पिनिंग इफेक्ट अगर फ्लूइड में, फ्लूइड जो है ऐसे स्पिन कर रहा है, उसमें कोई चीज आपने डाल दिया, वो कोर डाल दिया, तो कोर मेटेलिक है, वो भी घूमेगा, है ना। तो कोर के घूमने की वजह से, है ना, कोर के घूमने की वजह से, और घुमा कौन रहा है उसको? वही प्लाज्मा। तो वही प्लाज्मा उसे घुमा रहा है, और इसी के घूमने की वजह से हम ऐसा गेस कर रहे हैं कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड अर्थ में आया हुआ है। मतलब ये एक थ्योरी है। अभी तक कहीं भी आप बुक में पढ़ेंगे तो सब यही लिखते हैं कि देर इज नॉट, मतलब हार्ड एंड फास्ट कोई परफेक्ट थ्योरी अभी तक निकल के सामने नहीं आई है। ठीक है, सबने ऐसे ही कुछ बोला है। और इसी पे एक बढ़िया मूवी है द कोर। एक मूवी देखिएगा आप लोग, हॉलीवुड मूवी है, कभी टाइम मिले तो, अभी नहीं जब टाइम मिले तो, द कोर। उसमें यही मामला गड़बड़ हो जाता है
कि उसमें क्या होता है कि जो अपना जो मोल्टेन स्टेज है ना, उसमें जो कोर है वो घूम रहा है, तो किसी परफेक्ट प्लेन में घूमेगा, तो उससे मैग्नेटिक फील्ड अपनी आ रही है, ठीक है। लेकिन हाँ, भाई एकदम तैयार हो गया, आज ही देख लेते हैं, अरे आज ही नहीं, ठीक है, संडे उंडे को कभी जब टाइम मिले, आप पढ़ने से थक जाओ तब देख सकते हो। तो यहां पर क्या हो रहा है कि उसमें क्या गड़बड़ होता है कि वो कोर घूमना बंद कर देता है, वो कोर जो है घूमना बंद कर देता है। जब धीरे धीरे मतलब वो घूमना बंद करता है, या मान लो अभी ऐसे घूम रहा है, तो फिर जो है कभी इस प्लेन में घूमने लगे, फिर इस प्लेन में, तो जैसे वो घूमेगा वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिस्टॉर्टेड होती जाएंगी, हर मोमेंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होती जाएंगी, है ना, उनका पैटर्न चेंज होता जाएगा। ये अभी ऐसे घूम रहे हैं, करंट कैरिंग कॉइल मान लो ऐसा है, तो ऐसा है, तो ये इसका नॉर्थ हुआ, ये इसका साउथ हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हो जाएंगी, है ना। तो अब आप मान लो फिर ऐसे घूमने लगे, तो इसमें जो है अपनी चीजें चेंज होती जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से। तो उस मूवी का मतलब सोचिए, जो लोग वहां पे लिखते हैं वो कितना दिमाग लगाते होंगे। वो ऐसे ही जो है मतलब अपने बॉलीवुड मूवी की तरह नहीं है कि कुछ भी बढ़िया लिख दिया मसाला, तो मसाला लिखने से वहां काम नहीं चलता। पहले मूवियां वहां काफी अच्छी बनी है, हॉलीवुड में भी साइंस फिक्शन की, तो वहां पे वही बताया गया है कि वो कोर घूमना बंद कर देता है, जिससे कि पूरे मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डिस्टॉर्शन होता है, तो पूरा जो है बहुत प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, उसको जो है टनल बनाकर कोर तक टनल बनाते हैं, कोर तक टनल बना के और कुछ ब्लास्टिंग करने का प्लान बनाते हैं कि वो ब्लास्ट करेंगे, जिससे कि जो है वो रुका हुआ अपना कोर है वो फिर से घूमने लगे, फिर से घूमने लगे। तो इस पे पूरी बेस्ड है मूवी, आप देखिएगा कभी टाइम मिलेगा, आपको मजा आएगा, ठीक है। तो चलिए अर्थ मैग्नेटिज्म की बात कर रहे हैं, तो अर्थ मैग्नेटिज्म में सबसे पहली बात तो ये है, जान लीजिए कि जो अपना अर्थ है उसमें जो तुमने बचपन में पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि हमारा ये जो पोल होता है, यही हमारा जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन तुम लोगों ने पढ़ा है ना, यही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है। तो आप बोलते हो कि ये ज्योग्राफिकल क्या है, ज्योग्राफिकल अपना नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, अभी तक तो यही जानते हो, और ये साउथ है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कायदे से, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कायदे से साउथ से निकल के और नॉर्थ में आनी चाहिए, है ना, साउथ से निकल के नॉर्थ में आनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यही तो बोलते हो, साउथ से निकलकर नॉर्थ में आनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, एक्चुअली क्या होता है कि ड्यू टू इट्स स्पिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थोड़ा सा ये यहां पे आती हैं। मतलब आप निडल रखोगे ना, तो निडल, कॉम्पास निडल रखोगे तो कॉम्पास निडल ऐसे नहीं डायरेक्ट करेगी, वो इस जोन में डायरेक्ट करेगी। तो यहां से आपको ये समझ में आता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो एक्चुअली यहां से निकलेंगी और यहां पर ये है भाई। तो इस चीज में थोड़ा सा पहले मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी इधर से निकलेंगी और इधर जाएंगी। ये जो आप देख रहे हो ये कहते हैं इसको मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है। तो एक्चुअली जो ऐसा होता है, अब मान लो यहां पे जब निडल रखोगे, जब यहां पे निडल रखोगे तो निडल आपकी ऐसे डायरेक्ट होगी,
तो निडल आपकी इस तरीके से डायरेक्ट होगी, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड आपकी इधर जा रही है। तो अब देखिए यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि किसको आप नॉर्थ बोल रहे हैं, किसको साउथ बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर आप इसको देख रहे हैं, ये सभी को क्लियर है, मैं यहां पे कुछ लिखने जा रहा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा। ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, तो यहां काफी कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को। ये जो है, जो आपने पढ़ा है एक्चुअल ट्रू नॉर्थ, आप इसको ज्योग्राफिकल नॉर्थ है ना, या ज्योग्राफिकल साउथ बोलेंगे, या ट्रू नॉर्थ या ट्रू साउथ बोलेंगे। ये अपना है ज्योग्राफिकल नॉर्थ। और ये जो सामने आपको दिख रहा है, अगर मैग्नेट के रिस्पेक्ट में देखें, आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो इधर ही जा रही है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो इधर ही जा रही है ना, ये बी आपका इधर ही है, इनवर्ड डायरेक्शन में ये बी है, ठीक है। तो अगर आप मैग्नेट निडल के रेस्पेक्ट में देखोगे तो ये साउथ होगा, ये साउथ होगा, और ये अपना नॉर्थ होगा। बताओ, तो अगर आप ध्यान से देखिए तो जो हमारा एक्चुअल नॉर्थ है, जो अपना एक्चुअल नॉर्थ है, भाई सब लोग जानते हैं 11 डिग्री नहीं होता है, 11.3 डिग्री होता है, कहीं कहीं 11.5 डिग्री लिखा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पढ़ के आए हो, बहुत बढ़िया। तो ये हमारे पास ये साउथ है, ये नॉर्थ है। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर देखोगे तो ये अपना ट्रू नॉर्थ है या ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, इसको आप बोल रहे हैं ज्योग्राफिकल नॉर्थ। ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ है। और ये जो अपने पास है, इस मैग्नेट के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये अपना मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ बोला जाएगा। इसे आप क्या बोलोगे भाई, यहां से अगर देखोगे तो ये अपना क्या है, मैग्नेटिक साउथ, मैग्नेट के रिस्पेक्ट में। और बाकी आप अगर इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो तो यहां से तो लाइंस जा ही रही हैं, साउथ से जो है मैग्नेटिक ये ऐसे निकल रही हैं, है ना, और ये इस तरीके से यहां पर आ रही हैं। तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के रिस्पेक्ट में देखोगे तो नो डाउट ये अब ये नॉर्थ है, ये साउथ है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है। बट आप सभी को पता है कि मैग्नेट के अंदर बाहर में जो है, ये तो पढ़ा है ना सबने अभी, मैग्नेट में ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो यहां से बाहर होगा साउथ टू नॉर्थ, तो अंदर होगा नॉर्थ टू साउथ, अंदर होगा नॉर्थ टू साउथ। ये बात सभी बच्चों को पता है। तो अब आप कैसे नेमिंग कर रहे हो आपके ऊपर है। यहां पे जो नेमिंग मैं बोल रहा हूं, इसको मैं जो बोल रहा हूं कि ये साउथ है विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेट, तो इसको मैं जो नाम दे रहा हूं, ये मैं इसका नाम दे रहा हूं मैग्नेटिक साउथ। और ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन का साउथ है, और ये अपना नॉर्थ हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, है ना। यहां पे आप क्या बोलोगे अगर आप मैग्नेट के रिस्पेक्ट में, मैग्नेट के रिस्पेक्ट में, तो मैग्नेट के रिस्पेक्ट में आप इसे बोल रहे हो कि ये अपना क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक नॉर्थ। किसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हो, विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेट। ये बी को देखकर, इधर अंदर वाले को देखकर बोल रहे हो, अंदर वाले को देखकर बोल रहे हो। और बाहर वाले के रिस्पेक्ट में तो नो डाउट ये अपना क्या है, नॉर्थ, और ये साउथ है, ठीक है। तो अगर आप मैग्नेट के रिस्पेक्ट में अंदर को देख के बोल रहे हो तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ को ही ट्रू नॉर्थ भी बोला जाता है, ये जान लीजिए। इसी को हम ट्रू नॉर्थ भी बोलते हैं, इसी को ट्रू नॉर्थ और ये ट्रू साउथ बोलते हैं। ज्योग्राफिकल साउथ है ये। ठीक है। तो ड्यू टू इट्स स्पिनिंग इफेक्ट ऐसा होता है, ड्यू टू इट्स स्पिनिंग इफेक्ट ये एक्सिस जो है अपनी ये टिल्टेड होती है। तो हम जो दिखा देते हैं इन जनरल, आपने जो बचपन में भी पढ़ा है कि यहां से साउथ से लेके यहां तक आप दिखाते हो, तो शायद सभी बच्चों को अब समझ में आ गया कि वो थोड़ा सा टिल्टेड रहता है। तो ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ है इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, मैग्नेटिक साउथ। और ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ, इसका जो है साउथ जो ट्रू मतलब ज्योग्राफिकल साउथ का
मैग्नेट के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ कहलाएगा। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? क्लियर है सभी बच्चों को? आगे बढ़े। ठीक है, तो ये चीज है। नेक्स्ट है, इसमें जो टर्म यूज होता है वो है एक टर्म एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। तो एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन क्या है? पहली बात तो ये बता दो, इट इज नॉट द एंगल बिटवीन टू एक्सिस। ठीक है, इट इज नॉट द एंगल बिटवीन टू एक्सिस। सभी बच्चों को जो है ये थोड़ा सा डाउट हो सकता है कि वो एक्सिस के बीच का है, मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक मेरिडियन वाली एक्सिस, और एक्चुअल जो अपनी एक्सिस है उसके बीच का। ऐसा नहीं है, ये प्लेन के बीच का एंगल होता है। तो एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन जो है, तो मैं लिख दे रहा हूं, इट इज द एंगल, it is the angle between geographical meridian and magnetic meridian. इट इज द एंगल बिटवीन जोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। पहली बात तो ये ध्यान रखिए, मतलब ये प्लेन के बीच का एंगल होता है। तो मैं ये भी लिख दूं, इट इज एंगल बिटवीन द प्लेन कंटेनिंग जोग्राफिकल मेरिडियन एंड, ऐसे लिख देता हूं ज्यादा सही रहेगा, एंगल बिटवीन द प्लेन इट इज एंगल बिटवीन, तो यहीं से क्लियर हो जाएगा आपको, between the plane containing geographical meridian geographical meridian and magnetic meridian। ठीक है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, तो ये दो प्लेन के बीच का एंगल है। ठीक है, जैसे जिस कॉपी पे आप लिख रहे हो उस कॉपी को दो पार्ट में ऐसे खोल दो किसी थीटा एंगल पे, तो एक आपको कॉपी का प्लेन मिलेगा और दूसरा दूसरा वाला मिलेगा, दोनों के बीच में कोई एंगल थीटा होगा। तो दिस इज कॉल्ड आवर, ये दो प्लेन होंगे, एक मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन होगा, एक ज्योग्राफिकल मेरिडियन का प्लेन होगा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। इसी को हम एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं इसको अगर आप बना के दिखाना चाहूं आपको, तो आप ऐसे देख सकते हो कि एक हमारे पास मान लो मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन है, और एक ज्योग्राफिकल मेरिडियन का प्लेन है।
ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत तुम लोगों को विजुलाइज हो रहा होगा। ये जो मैंने बनाया है ये है मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन। और ये जो अपना है वो ज्योग्राफिकल मेरिडियन है। ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ठीक है। तो अब आप यहां से इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये थीटा, that theta is called angle of declination. This theta is called your angle of declination. थीटा अपना क्या है, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन है। तो थीटा इज आवर एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, ठीक है। ये थीटा अपना हिंदी मीडियम वालों को बोर्ड की तैयारी कब से करके हिंदी में पढ़ना है तुम्हें भाई, हिंदी में पढ़ना है तो आप सब कुछ यही है, टर्मिनोलॉजी साथ साथ में हिंदी की सीखते जाओ, यही मैं सलाह दूंगा। अगर आपको हिंदी में बोर्ड लिखना है तो टर्मिनोलॉजी, जैसे ये सब का पता नहीं हिंदी क्या होगा, बहुत खतरनाक होगा, तुम मुझे बताना सीख के, मुझे नहीं पता। तो ये जो है आप साथ साथ में ही अपनी बुक में टर्मिनोलॉजी बस पढ़ लीजिए, बाकी सब अप्रोच तो वही रहेगा। तो यहां पर इट इज द एंगल बिटवीन द प्लेन कंटेनिंग ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, और थीटा अपना होगा एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। शायद सभी बच्चों को क्लियर है। इसी में एक और टर्म होता है एंगल ऑफ डिप, इसमें एक टर्म होता है एंगल ऑफ डिप। ठीक है, एंगल ऑफ डिप क्या होता है, इट इज द एंगल मेड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइन विद द हॉरिजेंटल, ठीक है। अच्छा, आघूर्ण होता है, ठीक है, डराओ नहीं मुझे। तो यहां पे क्या होगा कि एंगल ऑफ डिप के लिए जो है, एंगल ऑफ डिप के लिए आप क्या बोलते हो कि इसी में मैं बना देता हूं, आप समझ जाएंगे। ये थीटा अलग है, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन अलग है, एंगल ऑफ डिप या इसका और एक नाम है, और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन दोनों एक ही चीज है। ये क्या है, ये है कि इट इज द एंगल मेड बाय, मैं पहले समझा दूं फिर लिख दूंगा, कि अपने पास क्या होता है कि अगर आप हमेशा भी आपने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो मैग्नेटिक मेरिडियन के प्लेन में होंगे, ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन के प्लेन में होगी। तो मैग्नेटिक मेरिडियन के अगर प्लेन में होंगी तो हमारा जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा है, नेट मैग्नेटिक फील्ड अपना मैग्नेटिक मेरिडियन के प्लेन में है और वो कुछ ऐसा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहां पे कॉम्पास रख रहा हूं, अगर कॉम्पास जो रख रहा हूं वो कॉम्पास जो है इस तरीके से है, मुझे इसका स्लाइड बना लेना चाहिए था। कॉम्पास अगर रखोगे तो मतलब वो ऐसे नेट फील्ड की तरफ होगा। ये तो नेट फील्ड अपना ये है। अब इसमें दो कंपोनेंट होंगे, इससे समझ में आता है कि जो अपना बी है वो इसी डायरेक्शन में है, जिधर नेट कॉम्पास जिधर डिक्लाइन मतलब डायरेक्टेड है। तो ये अपना बी होगा, और ये जो बी ने मैग्नेटिक मेरिडियन का ये हॉरिजेंटल है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला हॉरिजेंटल पार्ट है।
ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। मैग्नेटिक मेरिडियन की ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और ये वाली अपनी वर्टिकल एक्सिस है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल है किसके रिस्पेक्ट में? मैग्नेटिक मेरिडियन के प्लेन के रिस्पेक्ट में, और इसे आप वर्टिकल बोल रहे हैं। तो यहां पर कोई ना कोई एंगल होगा। यह एंगल जो बोला जा रहा है डेल्टा, ये एंगल जो डेल्टा है, दिस एंगल डेल्टा इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। ठीक है, इसी को हम एंगल ऑफ डिप कहते हैं। और ये क्या होगा, सभी बच्चे समझ पा रहे हैं कि ये रिजल्टेंट है एक तरीके से। अगर यहां परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो ये इस तरीके से रिजल्टेंट है भाई। तो क्या क्या कंपोनेंट आएगा? इधर आएगा अपना BH और BV। इधर B के दो कंपोनेंट होंगे, एक BH होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक अपना होगा BV। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, समझ रहे हैं सब लोग? BV ये अलग चीज है, ये अलग है। ये BH मैंने एक में बना दिया जिससे आपको एक कंफ्यूजन ना हो कि दोनों को आप सेम ले रहे हैं। डाइपोल को क्या कहते हैं? मैं तो पढ़ ही नहीं पा रहा हूं। अच्छा, टैलेंटेड हो यार तुम लोग, हिंदी इंग्लिश सब जानते हो। तो यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा, ये BH है, ये VB है, ये डेल्टा है। तो अब एंगल ऑफ डिप जो होगा, ये तो सभी लोग समझ रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो ये आएगा साउथ। और ये अपना है नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या नॉर्थ से उल्टा लिख दिया क्या मैग्नेट के लिए? मैग्नेट के केस में क्या होगा उसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। मैग्नेट के केस में जैसे ये नॉर्थ और ये साउथ है, तो ये बाहर से, तो नॉर्थ से साउथ होगा, तो उल्टा लिख दिया है मैंने। ये अपना होगा नॉर्थ, ये होगा साउथ मैग्नेट के लिए, है ना। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ होगा, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ होगा, तो ये मैंने लिख दिया है। तो अब एंगल ऑफ जो डिप है उसे आप बोलते हो टैन डेल्टा, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आए हैं जेईई मेंस में। टैन डेल्टा ये आप क्या लिख सकते हो बहुत आसानी से, सभी लोग देख पा रहे हैं, इट इज BV अपॉन BH, BV अपॉन BH। टैन डेल्टा इक्वल टू BV अपॉन BH। ठीक है, तो अब आप यहां से टैन डेल्टा इक्वल टू VB अपॉन VH। बोलो, सभी को क्लियर है? तो ये अपना एंगल ऑफ डिप का फॉर्मूला है। और ये क्या है एंगल ऑफ डिप, अब आप समझ सकते हैं। इट इज द एंगल बिटवीन नेट मैग्नेटिक फील्ड एंड द हॉरिजॉन्टल, द एंगल मेड बाय द नेट मैग्नेटिक फील्ड विद द हॉरिजॉन्टल ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन। हॉरिजॉन्टल और मैग्नेटिक मेरिडियन के हॉरिजॉन्टल से नेट मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल बनाया होगा, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप और डिक्लाइन इंक्लाइनेशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप और इंक्लाइनेशन। ये क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए, तो ये दो चीजें। अब इसमें भी क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि अपना ये मैग्नेटिक निडल जो है, मैग्नेटिक निडल जो है ना, वो इसी प्लेन में हो, ये किसी और प्लेन में भी हो सकता है। जैसे देखिए, तब क्या होगा, उसको हम कहते हैं डिप सर्कल। जिसमें मैग्नेटिक निडल होती है उसे हम कहेंगे डिप सर्कल। आप नेट पे थोड़ा हेल्प लीजिएगा, आपको थोड़ा और क्लियर होगा एनिमेशन इसका। आप इसका हेल्प लीजिएगा नेट पे,
तो डिप सर्कल देखिएगा, इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो ग्लास का होता है और उसमें ऐसे निडल होती है और वो ग्लास का होता है, ऐसे सर्कुलर, ठीक है, कवर होता है। तो ये इस तरीके से घूमता रहता है, इस तरीके से वर्टिकल। तो ये अपना डिप सर्कल जो निडल को कंटेन करता है वो है। तो अगर इसमें एक केस लें, इफ डिप सर्कल is not in the plane of magnetic meridian, और बाकी किसी बच्चों को बहुत दिक्कत है तो फॉर्मूला जरूर याद कर ले। इफ डिप सर्कल इज नॉट इन द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन, इफ इट इज मेकिंग एन एंगल अल्फा, डिप सर्कल इज नॉट इन द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है, ये केस लेके चल रहे हैं, ठीक है। इफ इट मेक्स एन एंगल अल्फा विथ मैग्नेटिक मेरिडियन, अगर ये मैग्नेटिक मेरिडियन से अल्फा एंगल बनाता है, देन डिप इज कॉल्ड एपरेंट डिप। डिप इज कॉल्ड, एक्चुअल डिप नहीं होगा, वो एपरेंट डिप होगा। एक्चुअल डिप कब आएगा? एक्चुअल डिप तब आएगा जब अपना जो डिप सर्कल है वो किसके प्लेन में हो? मैग्नेटिक मेरिडियन के प्लेन में हो। डिप सर्कल मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दिया, बाकी आप वो इंस्ट्रूमेंट थोड़ा सा नेट पे सर्च करके देख सकते हैं डिप सर्कल के बारे में, ठीक है। अरे तुम लोग देख लेना यार, गूगल में मैं कहां सर्च करके दिखा दूं, ठीक है। चलो देखते हैं, क्लास के बाद देखते हैं, ठीक है, बेसिक चीज होने के बाद देखता हूं, दिखा दूंगा। If dip circle is not in the plane of magnetic meridian, if it makes an angle alpha with magnetic meridian, then dip is called apparent dip, ठीक है। तो उस apparent dip को निकालते हैं। तो अब होगा क्या, देखो कि मैग्नेटिक मेरिडियन को मैं ऐसे बना रहा हूं, ये प्लेन अपना मैग्नेटिक मेरिडियन का है। अब हमें डिक्लाइनेशन नहीं दिखा रहा हूं, उसकी जरूरत नहीं है, हमें मेन मैग्नेटिक मेरिडियन के प्लेन से मतलब है, मैग्नेटिक मेरिडियन के प्लेन से मतलब है, ठीक है। तो मैग्नेटिक, गूगल तुम लोग को ज्यादा पहचानता है, तुम्हें सही चीज देगा, मुझे ज्यादा नहीं पहचानता होगा, ठीक है। तुम लोग को तुरंत पहचान लेगा, वो भाई आ गया अपना डेली वाला। तो मैग्नेटिक मेरिडियन जो है ये होगा, तो तुम्हें सही इमेज देगा वो। तो मैग्नेटिक मेरिडियन ठीक है, तो मैग्नेटिक मेरिडियन ये है। अब अपना मैंने कहा था आपको कि कॉम्पास नीडल इधर नहीं होगी, वो इस प्लेन के किसी दूसरे प्लेन में होगी। तो उसको मैं कुछ ऐसे दिखा रहा हूं, समझिएगा थोड़ा सा। मान लीजिए नेट मैग्नेटिक फील्ड आपकी अब इधर है, किसी दूसरे प्लेन में, ये ब्लैक बोर्ड वाला प्लेन है, इसके अलग प्लेन में ये है, और ये कुछ एंगल बना रही है, मान लीजिए अल्फा। नेट मैग्नेटिक फील्ड अपना कितना एंगल बना रही है? अल्फा। ये एंगल मान लीजिए अल्फा है, अल्फा ही लिखा है ना, हाँ। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड ने जो एंगल बनाया है मान लीजिए वो अल्फा है, ये बी नेट है। और ये आप सभी को पता है कि जो डिप डिफाइन होता है वो हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन की हॉरिजेंटल और ये वर्टिकल के बीच का जो एंगल है उसी से करते हो। तो अब यहां से अपने पास क्या हो जाएगा कि बी कॉस अल्फा बी के अगर आप कंपोनेंट लो मैग्नेटिक मेरिडियन के हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, बी का कंपोनेंट लो बी का कंपोनेंट ले लो मैग्नेटिक मेरिडियन की डायरेक्शन में,
मैग्नेटिक मेरिडियन की कौन सी डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, बी के प्लेन, मतलब मान लो ये ब्लैक बोर्ड का प्लेन है और बी अपना कुछ जेड एक्सिस में पूरा नहीं है, कुछ जेड एक्सिस से जेड एक्सिस वाले प्लेन में है, ये मान लो एक्स वाई प्लेन है और ये प्लेन अपना एक्स जेड प्लेन है, ये एक्स जेड प्लेन है, तो उसमें बी है और वो पूरा परपेंडिकुलर होगा तो जेड एक्सिस हो जाएगा, ये अल्फा है। तो इसका कुछ कंपोनेंट ले लेते हैं। तो हमें हॉरिजॉन्टल वाले से मतलब है, तो हॉरिजॉन्टल में इसका जो कंपोनेंट जाएगा वो अपने पास जाएगा बी कॉस अल्फा, ठीक है। अब और ये वर्टिकल वाला जो बीवी है वो चेंज नहीं होगा, बीवी आपका वही रहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका जो दूसरा कंपोनेंट है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा। इसको विजुलाइज करिए, बीवी यही होगा और ये बी एच हो जाएगा। अब बी एच जो है बी नहीं, बी एच जो अपना होगा वो बी एच कॉस अल्फा होगा, ठीक है। बी एच जो होगा मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, ये अपना बी कॉस अल्फा है, यही अपना बी एच है। कौन सा मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, किस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक मेरिडियन के, ये हॉरिजॉन्टल टू मैग्नेटिक मेरिडियन है। ठीक है। और दूसरा कंपोनेंट कहां होगा, आप समझ सकते हो दूसरा कहां होगा भाई, एक बी को ये जो अपना ये जो बी है वो ब्लैक बोर्ड के अंदर है, तो बी कॉस अल्फा, दूसरा जो है अपना बी साइन अल्फा इधर होगा जेड एक्सिस की तरफ, वो मैं दिखा नहीं रहा हूं, वो कुछ ऐसा होगा, बताओ इस तरीके से होगा बी साइन अल्फा जो इसके परपेंडिकुलर होगा। तो शायद सब लोग समझ गए, ये अपना बी साइन अल्फा होगा, ये बी कॉस अल्फा होगा। तो अब हमारा जो एंगल ऑफ डिप है वो अब जो है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, जिसे आप एपरेंट डिप कहोगे। एंगल ऑफ डिप अपना चेंज हो जाएगा, जिसे आप एपरेंट डिप कहोगे, और वो अब ये होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, हॉरिजेंटल से हमेशा होता है, ये ध्यान रखना, डिप हमेशा हॉरिजेंटल से लेते हो, तो ये जो होगा डेल्टा डैश, तो दिस डेल्टा डैश इज आवर एपरेंट डिप। तो डेल्टा डैश कितना हो जाएगा, आप सभी बच्चे बता सकते हो, टैन डेल्टा डैश वो हो जाएगा बीवी अपॉन, पहले बी एच लिखते थे, ध्यान दीजिए, ऐसे ध्यान रखिएगा कि टैन डेल्टा जो है, टैन डेल्टा डैश जो होगा वो बीवी अपॉन बी एच होता था, अब बी एच के जगह पे क्या हो जाएगा, ये बी एच के जगह पे बी कॉस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, बी एच की जगह पे अपना ये क्या हो जाएगा, बी कॉस अल्फा। ये क्लियर है सभी को? दिस इज आवर टैन डेल्टा, ये क्लियर है? ठीक है, और पहले बी को और क्या लिखते हो, टैन बी क्या लिखते थे, टैन डेल्टा क्या लिखते थे, बीवी अपॉन बी एच। वीवी अपॉन बी एच कॉस अल्फा होगा ना। यहां थोड़ा गड़बड़ है, बी का ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट है ना बी का, तो बी एच कॉस अल्फा, यहां यहां पर हमने क्या किया है, बी एच जो आएगा, बी एच कॉस अल्फा इक्वल टू, यहां पे लिखना चाहिए, हॉरिजेंटल कंपोनेंट है पूरा, तो बी एच के जगह पे अब बी एच कॉस अल्फा है, ओनली बी कॉस अल्फा।
tan डेल्टा डैश जो आप बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, बीवी अपॉन बी कॉस अल्फा। तो उसको रिलेट करो पिछले वाले से, पिछले वाले से अगर आप रिलेट करो तो क्या दिखेगा, पिछले वाले से अगर आप रिलेट करिए तो उसको मैं रिलेट करना चाहता हूं पुराने वाले से, एंगल ऑफ डिप से। B इक्वल टू बी एच था ना पिछले वाले में, एक मिनट रुको, पहले तो ये निडल इसके प्लेन में थी, पहले इसके प्लेन में थी, है ना। अब किसी अल्फा पे ऐसे मान लो ये प्लेन है, ये प्लेन को छोड़ रही है, ये ऐसे अल्फा है, तो उसका हमने कंपोनेंट लिया है, tan डेल्टा था बीवी अपॉन बी एच, बिल्कुल। तो इसका हमने कंपोनेंट लिया है, तो थोड़ा सा देखो कि वो पिछले वाले से कैसे रिलेट करोगे, पिछले वाले से कैसे रिलेट करोगे। मतलब बी एच डैश होगा एक तरीके से, बी एच के जगह पे हम लिख सकते हैं बी एच कॉस अल्फा। ये थोड़ा डायग्राम कंफ्यूजिंग बना है इसलिए ऐसा लग रहा है। ये जो आप लिख रहे हो ना बी, इसको हमें लिखना चाहिए बी एच कॉस अल्फा, मतलब बी का हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। हाँ बीवी तो इक्वल हो जाएगा, वो बात नहीं है, यहां पर, यहां पे बी एच कॉस अल्फा लिखना चाहिए मुझे। ये थोड़ा सा डायग्राम मैंने लगता है गलत बनाया है। हॉरिजेंटल टू मैग्नेटिक मेरिडियन, ये कुछ अल्फा एंगल बना रहा है। इफ डिप सर्कल इज नॉट इन द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन, इफ इट मेक्स एन एंगल अल्फा विथ मैग्नेटिक मेरिडियन, तो ये अल्फा विद द हॉरिजेंटल है। मतलब बी एच जो है, ये बी का हॉरिजेंटल होगा, बी एच होना चाहिए, तब ये बी एच कॉस अल्फा होगा, और बी एच कॉस अल्फा यहां पर होगा, तब ये टैन होगा, ठीक है। एक्चुअली यहां पर ये डायग्राम थोड़ा गड़बड़ है, डेल्टा डैश वाला, इससे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसको कैसे बनाएं। मतलब एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का ये, अब जो बी एच है वो मैग्नेटिक मेरिडियन से अल्फा एंगल बना रहा है बी एच, तो ये बी एच बना रहा है ना कि नेट बी बना रहा है। इसको हटा रहा हूं मैं, बी एच बना रहा है, ठीक है भाई। हाँ बिल्कुल बी एच होना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हो। मतलब जो भी अपना मैग्नेटिक फील्ड, जो डिप सर्कल होगा कहीं किसी प्लेन में होगा, उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो मैग्नेटिक से अल्फा एंगल बना रहा है, ये होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूं थोड़ा सा आप लोग जो है टाइम निकाल के थोड़ा सा इसका वो देखिएगा, पिक्चर 3D व्यू देखिएगा सर्च करके, तो आपको और क्लियर होगा। नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट टर्न पे दिखा दूंगा बी एच कॉस अल्फा, ये मैग्नेटिक, ये बी एच कॉस अल्फा होगा, ठीक है। ये इस जो भी अपना मैग्नेटिक फील्ड का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस मैग्नेटिक मेरिडियन से अल्फा एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, नेट कुछ और होगा किसी प्लेन में, तो बी एच कॉस अल्फा ये बीवी, तब आप बोल सकते हो कि यहां पर ये बी एच होगा। तो बी एच अपॉन वी बी पुराना वाला ऐसे लिख सकते हो, टैन डेल्टा इसको, तो इसको टैन डेल्टा लिख सकते हो, तो टैन डेल्टा डैश इज इक्वल टू टैन डेल्टा
अपॉन कॉस अल्फा। तो ये आपके लिए एक नया फॉर्मूला है, इन सब पे डायरेक्ट आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे। जेईई मेंस में इन्हीं फॉर्मूले पे आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल मिलेंगे। तो एपरेंट डिप का फॉर्मूला ये है, ट्रू डिप अपॉन में कॉस अल्फा, ट्रू डिप अपॉन में कॉस अल्फा, ठीक है, ट्रू डिप अपॉन में कॉस अल्फा। ये क्लियर है सभी बच्चों को? ट्रू डिप अपॉन में कॉस अल्फा, जिसमें कॉस अल्फा क्या है? कॉस अल्फा अपने पास है कि जो भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा नेट मैग्नेटिक फील्ड का, उसका कंपोनेंट वो कितना एंगल बना रहा है मैग्नेटिक मेरिडियन के हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक और फॉर्मूला होता है कि इफ, अब इसको और मैं रोटेट कर दूं, उसके लिए थोड़ा सा डिप सर्कल का फिगर दिखाना चाहिए था मुझे, देखता हूं, अभी क्लास के बाद दिखाता हूं। इसी में अगर मैं बोलूं कि इफ डिप सर्कल is rotated at an angle at 90 डिग्री, इसी पोजीशन से जो अभी जो हमने किया है उस पोजीशन से अगर डिप सर्कल जो है रोटेट करता है, रोटेटेड एट एन एंगल 90 डिग्री, from present position, that is when BH makes an angle alpha with horizontal, हॉरिजेंटल मतलब यहां मैग्नेटिक मेरिडियन का हॉरिजेंटल है, देन अब ये जो है 90 माइनस अल्फा बनाएगा, देन BH एन एंगल 90 माइनस अल्फा विथ हॉरिजेंटल। अगर आप डिप सर्कल को रोटेट कर दोगे तो आपको फिगर जो है मिल जाएगा, वहां से थोड़ा क्लियर होगा। BH जो है, अगर आप अभी आप फॉर्मूला पहले देख लो, BH जो है मेक्स एन एंगल 90 डिग्री 90 माइनस अल्फा विथ हॉरिजॉन्टल। तो आप ये याद रख सकते हो, ज्यादा अगर नहीं दिमाग लगाना चाह रहे हो, कि अगर हमारा जो है ये एक फॉर्मूला मैंने एपरेंट डिप का दिया, एक डिप का दिया, एक तीसरा केस करा रहा हूं कि उसमें क्या हो जाएगा कि मान लो अगर आपने जो अल्फा पे है, ठीक है, डिप सर्कल को अगर 90 डिग्री घुमा दोगे तो ये होता है कि ये 90 माइनस अल्फा बनाने लगेगा, किससे? मैक्स हॉरिजेंटल से। तो जब ये 90 माइनस अल्फा बनाएगा तो इसका जो नया डिप होगा टैन डेल्टा डबल डैश, ऐसे बोल सकते हैं एपरेंट डिप, वो क्या लिख सकते हैं हम लोग? वो हो जाएगा BH कॉस 90 माइनस अल्फा अपॉन में BV पे कोई चेंज नहीं होता है, तो टैन डेल्टा डैश वो हो जाएगा अपने पास BH साइन अल्फा अपॉन में BB। तो टैन डेल्टा डैश इस केस में जो आएगा वो आएगा, ये फिर से क्या हो जाएगा अपना रियल डिप, दैट इज टैन डेल्टा साइन अल्फा। इसको आप इक्वेशन 2 ले सकते हो और इसको इक्वेशन 1 ले सकते हो। तो आपको एक फॉर्मूला मिलता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टैन डेल्टा इक्वल टू टैन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टैन डेल्टा डैश स्क्वायरिंग और एडिंग कर दें क्या? साइन और कॉस अगर यहां से हटाना चाहो, मतलब इन तीनों में रिलेशन निकालना चाह रहे हैं, टैन डेल्टा डैश, टैन डेल्टा डबल डैश और टैन डेल्टा, तीन है ना,
एक टैन डेल्टा है, एक टैन डेल्टा डैश है, एक टैन डेल्टा डबल डैश है। इन तीनों में एक रिलेशन निकालना चाह रहे हैं। उल्टा लिख दिया है क्या? ये देखो, हाँ उल्टा लिख दिया है ये। तो टैन डेल्टा डबल डैश होगा बीवी अपॉन में बी एच कॉस 90 माइनस अल्फा। तो ये आ जाएगा बीवी अपॉन में बी एच साइन अल्फा। ठीक है, ये अपना हो जाएगा सेकेंड, और इसको आप लिख सकते हो फिर से टैन डेल्टा ट्रू डिप अपॉन में साइन अल्फा। ठीक है, तो एक तरीके से टैन डेल्टा यहां से आ रहा है, ये इसको आप सेकेंड बोल सकते हो और इसको फर्स्ट बोल सकते हो, इसको फर्स्ट बोल सकते हो, इसको आप फर्स्ट बोल सकते हो। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट क्या था मैं यहां लिखे दे रहा हूं। फर्स्ट अपना ये था टैन डेल्टा डैश इक्वल टू टैन डेल्टा अपॉन में कॉस अल्फा। ठीक है, तो इससे हम ये लिख सकते हैं टैन डेल्टा डैश इंटू कॉस अल्फा, या यही रहने दो, यही रहने दो, इसी को फर्स्ट मान लो। ये अपना फर्स्ट है, ये सेकंड। इसको स्क्वायरिंग और एडिंग कर दें, दोनों तरफ स्क्वायरिंग और एडिंग कर दें तो क्या मिलेगा? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 है ना, तो यहां से साइन अल्फा और कॉस अल्फा निकाल लो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। कॉस अल्फा क्या आएगा? वो आ जाएगा टैन डेल्टा अपॉन में टैन डेल्टा डैश। साइन अल्फा क्या हो जाएगा? साइन अल्फा हो जाएगा टैन डेल्टा अपॉन में टैन डेल्टा डबल डैश। इसको स्क्वायरिंग और एडिंग करें, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या मिलेगा? इधर तो 1 होगा और इधर टैन स्क्वायर डेल्टा, और ये हो जाएगा अपना 1 अपॉन टैन स्क्वायर डेल्टा डैश प्लस 1 अपॉन टैन स्क्वायर डेल्टा डबल डैश। ठीक है, इसको इधर ले आओ, 1 अपॉन टैन स्क्वायर डेल्टा इक्वल टू 1 अपॉन टैन स्क्वायर डेल्टा डैश प्लस 1 अपॉन टैन स्क्वायर डेल्टा डबल डैश। इसको कॉट में कर लो, बेटर है। तो कॉट स्क्वायर डेल्टा इक्वल टू कॉट स्क्वायर डेल्टा डैश प्लस कॉट स्क्वायर डेल्टा डबल डैश। ये फॉर्मूला आप हमेशा ध्यान रखिए। कब लगाएंगे? कब लगाएंगे? जब आपको ये केस दिया हो कि ये ट्रू डिप है, ये ट्रू डिप है, ठीक है। ये डिप कब है? जब कितना एंगल बना रहा था हॉरिजॉन्टल ने, बीएच ने, बीएच मेक्स एन एंगल अल्फा विथ मैग्नेटिक, विथ हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन। और ये कब है? BH मेक्स एन एंगल नाइंटी माइनस अल्फा विथ हॉरिजॉन्टल। जब ऐसा कोई सिचुएशन हो तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। 2 दिया जाएगा, तीसरा आपसे निकालने के लिए बोलेगा, तीसरा आपसे पूछेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे आप रट सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूला मैंने आपको दिए, इसको जरूर याद रखिएगा। एक क्वेश्चन जरूर आएगा जेईई मेंस में जो आता है। कहां पर? ऊपर वाले में। इफ डिप सर्कल इज रोटेटेड एन एंगल 90 डिग्री फ्रॉम प्रेजेंट पोजिशन, दैट इज व्हेन BH मेक्स एन एंगल अल्फा विथ हॉरिजॉन्टल,
अच्छा, देन बी एच मेक्स एन, ये नहीं नहीं, ये बी एच नहीं होगा, सॉरी, व्हेन एंगल डिप सर्कल होगा, डिप सर्कल, ये डिप सर्कल होगा। makes angle alpha with horizontal, then BH makes an angle 90 minus alpha with horizontal। ये मैंने तुम्हें समझाया नहीं है अभी, फिगर दिखाकर समझाऊंगा, ठीक है, डिप सर्कल का। तो अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर डिप सर्कल, इतना रटने के लिए बोल रहा हूं कि कभी ऐसा हो तो आप ध्यान रखिएगा, डिप सर्कल अगर अल्फा बनाता है तो BH जो है, BH 90 माइनस अल्फा बनाएगा, इतना अभी ध्यान रखिए, ठीक है। इसके पहले वाले केस में पूरा का पूरा BH देखिए, डिप सर्कल कितना एंगल बना रहा था, अल्फा, ठीक है। तो डिप सर्कल अपना अल्फा एंगल बना रहा था, तो डिप सर्कल जब, हाँ सही डिप है, बिल्कुल ट्रू डिप मतलब सही डिप है, ये वाला, ये वाला, ये है अपना ट्रू डिप, जिसमें कि जो डिप सर्कल है ये कब होगा, ट्रू डिप कब होगा, व्हेन डिप सर्कल इज इन द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन, व्हेन डिप सर्कल इज इन द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन। तो जब डिप सर्कल मैग्नेटिक मेरिडियन के प्लेन में होगा तो ट्रू डिप जो है मेजर होगा, उसका फॉर्मूला है ये, जब अपना डिप सर्कल अल्फा एंगल बनाएगा, जब डिप सर्कल अपना अल्फा एंगल बनाएगा तो उसका फॉर्मूला है ये, ठीक है, tan डेल्टा डैश इक्वल टू tan डेल्टा अपॉन कॉस अल्फा, ठीक है। और जब अपना डिप सर्कल 90 डिग्री एंगल से रोटेट हो जाएगा, कहां से, पहले अल्फा है, अल्फा से फिर से हमने उसको 90 डिग्री रोटेट कर दिया, तो जो हॉरिजॉन्टल है वो 90 माइनस अल्फा एंगल बनाएगा, तब उसका ये है। और इन तीनों में ये रिलेशन है, इन तीनों में ये रिलेशन है। क्लियर हो गया आप सभी बच्चों को? चलिए, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इस पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो पहले कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं। एक फिगर मैंने यहां पर, अच्छा कभी ये किया था, बट ये फिगर मैं पूरा नहीं दिखा पा रहा हूं, एक मिनट रुको जरा देखता हूं, ये जूम हो पाए तो। तुम लोगों को क्लियर हो नहीं रहा होगा, अभी छोड़ देते हैं, मैं इसका पीडीएफ बना के ले आऊंगा तब दिखा दूंगा, इससे तुम्हें थोड़ा सा और क्लियर होगा क्या मैग्नेटिक मेरिडियन है, क्या इंक्लाइन। दिख रहा है तुम लोगों को ये फिगर, दिख रहा है क्या सभी बच्चों को, ये फिगर दिख रहा है क्या? ये फिगर सभी बच्चों को दिख रहा है क्या, एक बार बोल दीजिए, नहीं तो फिर क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा और विजुलाइज करा लेंगे। ये फिगर सभी बच्चों को दिख रहा है क्या? ये फिगर दिख रहा है क्या सभी बच्चों को? तो थोड़ा सा यहां समझते हैं जो मैंने अभी तुम्हें समझाया है, देखिएगा। ये जो अपना अर्थ है,
दिख रहा है तो बताइए, नहीं तो टाइम खराब नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये दिख रहा है, तो ये आपका जो अर्थ है ये अपना जोग्राफिकल नॉर्थ है, ठीक है। जोग्राफिकल नॉर्थ से को डायमीटर मानते हुए जो येलो कलर है इसका मैंने एक सर्कल बनाया हुआ है। जोग्राफिकल नॉर्थ मानते हुए एक आप एक सर्कल इलिप्स बनाओ, इलिप्टिकल एक, ठीक है। तो ये आपका मिलेगा, ये सर्कल, ये जो प्लेन होगा ये हो जाएगा अपना जोग्राफिकल नॉर्थ के लिए, ठीक है। और ये मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन वाली जो लाइन है वो ये सर्कल है जहां पे ये मैग्नेट लाई करेगा, जहां पे ये मैग्नेट लाई करेगा, दिख रहा होगा सभी को। जहां पे ये नॉर्थ और साउथ है, देखो ये टिल्टेड है, तो ये जो आपको टिल्टेड दिख रहा है, ये जो आपको टिल्टेड दिख रहा है ना, ये वाली बात, तो यही अपना कौन सा है, मैग्नेटिक मेरिडियन वाला प्लेन है। इससे नॉर्थ पोल, नॉर्थ वाला जो है कितना एंगल बनाएगा वो अपना डिक्लाइनेशन है, ठीक है। चलो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो अभी हटा देते हैं, अपने काम की चीज कर लेते हैं पहले क्वेश्चन, उसके बाद मैं आपको विजुलाइज करा दूंगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैग्नेटिक निडल पॉइंट 3.5 डिग्री वेस्ट ऑफ जोग्राफिक नॉर्थ। तो ये बात भी जब पढ़ते हैं आप कभी भी कोई डायरेक्शन, तो आपको कैसे देखना है, 3.5 डिग्री वेस्ट ऑफ जोग्राफिक नॉर्थ। तो कभी वेस्ट ऑफ जोग्राफिक नॉर्थ इस तरीके की बात बोल रहे हैं, तो जो लास्ट वाला जो डायरेक्शन है उसी से एंगल लिया जाएगा। ये तो सभी बच्चे जानते हैं आई थिंक। ठीक है, चलिए, तो मैग्नेटिक निडल या कॉम्पास पॉइंट्स 3.5 डिग्री वेस्ट ऑफ जोग्राफिक नॉर्थ। तो वेस्ट ऑफ जोग्राफिक नॉर्थ, तो जोग्राफिक नॉर्थ की अगर बात हो रही है उसका वेस्ट, तो जोग्राफिक नॉर्थ ये है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, बोलो भाई, ठीक है। तो यहां पे आप बोल सकते हो कि मैग्नेटिक निडल या कॉम्पास पॉइंट 3.5 डिग्री वेस्ट ऑफ जोग्राफिक नॉर्थ। वेस्ट ऑफ जोग्राफिक नॉर्थ, तो हमेशा जो डायरेक्शन होगा वो कहां से होगा, वेस्ट से। जो लास्ट वाला एंगल लोगे, मतलब जो एंगल लोगे वो कहां से लोगे, वेस्ट ऑफ जोग्राफिक नॉर्थ, तो वो नॉर्थ से लिया जाएगा। जो लास्ट में डायरेक्शन लिखा जाता है उससे ये एंगल लिया जाता है, ये तो सबको क्लियर है। तो 3.5 डिग्री वेस्ट ऑफ जोग्राफिक नॉर्थ, तो ये नॉर्थ हो गया, ये अपना वेस्ट हो गया, तो वेस्ट ऑफ जोग्राफिक नॉर्थ से कितना एंगल बना रहा है, 3.5 डिग्री। कौन, कॉम्पास निडल, कॉम्पास निडल अपना ये एंगल बना रहा है, ठीक है। Another needle free to rotate in vertical plane parallel to magnetic meridian has its north tip pointing down at 18 degree with the horizontal. The magnitude of the horizontal component of Earth's magnetic field at this place is 0.4 G. ये गॉस है। What is the magnitude of Earth's magnetic field at that place? तो हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है अर्थ का। दो केस दिए हुए हैं, अनदर needle free to rotate in vertical plane parallel to magnetic meridian has its north tip pointing down. तो नॉर्थ टिप जो है अपना पॉइंटिंग डाउन है at 18 डिग्री विथ हॉरिजेंटल, तो वो 18 डिग्री बना रहा है हॉरिजेंटल से। तो इसका BH क्या हो जाएगा, BH cos 18 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा अपना, ये 3.5 है, तो 3.5 cos, ठीक है। डिप क्या है इसमें, देखो डिप क्या होता है कि जो अपना निडल है वो निडल कितना जो है नीचे जा रही है वो अपना डिप है। मतलब इसको आप ऐसे देख सकते हो, थोड़ा आपको डिप समझा देता हूं पहले। ये अभी आपने देखा और ये भी देखा कि इस तरीके से अपनी
फील्ड लाइंस जो है ऐसी जाएंगी। डिप का फिजिकल सिग्निफिकेंस थोड़ा समझ लो। ये है मान लो, तो अगर आप इसमें कॉम्पास निडल रखोगे, कॉम्पास निडल रखोगे तो आपको ये दिखेगा कि यहां पर कॉम्पास निडल पूरा टेंजेंट है। कॉम्पास निडल को मैं एरो से सिग्निफाई कर रहा हूं, तो जो इक्वेटर आएगा इसका, ये इक्वेटर होगा, देखिएगा ये मैग्नेटिक मेरिडियन का इक्वेटर होगा, है ना, और ये होगा पोल मैग्नेटिक मेरिडियन का। तो जब आप कॉम्पास रखोगे तो यहां पे आपको दिखेगा कि ये इसके पूरा का पूरा जो है क्या है, परपेंडिकुलर। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 हो चुका है। जब यहां पे ऐसे इस तरीके से जाएगा ये कॉम्पास, कॉम्पास इधर ही डायरेक्ट होगा, बताओ। और फिर जब यहां आएगा तो पूरी तरीके से वर्टिकल, एक तरीके से 90 डिग्री हो चुका होगा, देखिए, क्योंकि आपको पता है कि इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है इस तरफ ऐसे ही होंगी, तो कॉम्पास पूरा जो है इधर ही होगा। क्लियर है? तो यहां पे डिप का ये मतलब है कि ये कितना एंगल डिप कर रहा है। यहां पे तो पोल पे, इस पोल पे पूरा जो है अपना क्या हो जाएगा, इस पोल पे पूरा अपना 90 होगा और यहां पर पूरा 0 होगा। दिख रहा है? इक्वेटर से ये पूरा जो है कितना एंगल लेगा, 0। पैरेलल है ना, अर्थ के सरफेस से देखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो अर्थ के सरफेस से जो ये निडल है ये पैरेलल है, दिख रहा है यहां पे। तो ये अर्थ के सरफेस से जो टेंजेंट खींचोगे ये, तो इस टेंजेंट के ये पैरेलल है। यहां पे अर्थ का सरफेस ये है, इस पे टेंजेंट खींचोगे तो ये 90 बनाएगा और यहां पे 0 डिग्री बनाएगा। तो यहां पे आप बोलोगे कि यहां पर जो डिप होगा, यहां डिप अपना 0 है, यहां पे डिप अपना कितना है, 90 डिग्री है। यहां पे डिप अपना 90 डिग्री है। इसका मतलब अगर कोई मैं फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट रख दूं, तो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो है ये 90 डिग्री बनाएगा अर्थ के सरफेस से, और अर्थ के सरफेस से इक्वेटर पे वो जो है 0 डिग्री बनाएगा, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। यही डिप को मैंने आपको, इसी डिप को मैंने यहां पे आपको पहले ही डिफाइन किया था, जो कोई पूछ रहा था ये वाली चीज, ठीक है। यहां पे एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, तो ये तो एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन इज डिफरेंट थिंग। डिप की मैं बात कर रहा हूं, डिप। तो ये डिप अपना, ये जो डेल्टा है, इसी को मैंने आपको 3 केसेस में डिफाइन करके दिखाया है। इसको थोड़ा और मैंने आपको समझाने की कोशिश की, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है डिप का, कि डिप अपना मतलब निडल इस तरीके से पूरा का पूरा, अच्छा, अपर हेमिस्फेयर में, अपर हेमिस्फेयर में डिप नीचे होगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ आपके पास इंक्लाइनेशन बोल रहे हो। और अगर लोअर हेमिस्फेयर की बात करो तो लोअर हेमिस्फेयर में क्या होगा, ऊपर होगा। ये इस तरीके से इधर अगर आप देखो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर है, तो इस तरीके से ऐसे होगा यहां पर, और फिर इधर थोड़ा ऊपर होता जाएगा। यहां पे आओगे तो फिर कैसा होगा, इस तरीके से। तो अपर हेमिस्फेयर में हमेशा जो डिप होगा वो अपना क्या हो जाएगा, डिप का टेंडेंसी जो होगा इधर आते 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 इधर पूरा नीचे होगा, और इधर अपना इसके लिए इस तरफ और इसके लिए इस तरफ। तो डिप का ये मतलब है कि निडल जो है कितना एंगल बना रही है अर्थ के सरफेस से। अर्थ का सरफेस मतलब टेंजेंट। जब आप निडल रखोगे, कॉम्पास निडल, तो वो जो डायरेक्शन दिखाएगी, और उसी समय आप जो है अर्थ पे एक टेंजेंट खींच रहे होगे उसके सरफेस पे, उन दोनों के बीच का जो एंगल है, यही मतलब हुआ, ठीक है। तो ये अपने पास डिप है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। पहले थोड़ा कुछ आसान क्वेश्चन ले लें जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो। और जैसे ये देखते हैं
SCP is to reach a place 20 degrees south of west. In what direction should it be steered if angle of declination at the place is 16 degree west? इस क्वेश्चन को पढ़िए और थोड़ा सा सोचिए. पहले ये थोड़ा आसान क्वेश्चन कर लें. क्वेश्चन को पढ़ के डायग्राम ट्रेस करिए. शिप को कहां जाना है? 20 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट. तो देखिए जो ये डायरेक्शन दिया जाता है ये ट्रू ज्योग्राफिकल नॉर्थ या ज्योग्राफिकल साउथ से दिया जाता है. ट्रू ज्योग्राफिकल नॉर्थ या ज्योग्राफिकल साउथ से दिया जाता है. तो इसको शिप को जाना है 20 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट. अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो भी ये एंगल होगा वो कहां से होगा? लास्ट वाले डायरेक्शन से. तो ये नॉर्थ है, ट्रू ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ, ये वेस्ट और ये अपने पास ईस्ट. तो इसको जाना कहां है? 20 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट. तो ये वेस्ट है और ये वेस्ट से 20 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट. तो ये साउथ है और ये वेस्ट है. तो एंगल इधर बनेगा. और ये 20 डिग्री कहां से लेंगे? साउथ से लेंगे कि वेस्ट से लेंगे? तो आप देख लीजिए जो लास्ट में होगा वो होगा, जो लास्ट में होगा वो होगा. ठीक है. तो 20 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट. तो आप यहां से 20 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट आप बोल सकते हो. ये साउथ है, ये वेस्ट है. तो साउथ ऑफ वेस्ट, तो वेस्ट से लिया जाएगा. ठीक है. तो ये अपना 20 डिग्री होगा. अब क्या बोला जा रहा है? आपको यहां जाना है, शिप को यहां पहुंचना है. ठीक है. अब देखिए, इन व्हाट डायरेक्शन शुड इट बी स्टीयर्ड इफ एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन एट द प्लेस इज 16 डिग्री वेस्ट. अब ये आपको डेल्टा के बारे में कुछ बता रहा है. ये आपको डेल्टा के बारे में बता रहा है. क्या बता रहा है? इफ एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन एट द प्लेस इज 16 डिग्री वेस्ट. तो एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन कितना है? वो सीधे सीधे वेस्ट से है. कितना है वो? देखो, तो 16 डिग्री ये हुआ. तो ये आपको डेल्टा दिया हुआ है 16 डिग्री. एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन जो है 16. इसका मतलब और क्या समझ रहे हो आप? कि जो डिक्लाइनेशन है, जो ट्रू डिक्लाइनेशन है, उधर ही नेट मैग्नेटिक फील्ड होती है. अभी अभी आपने पढ़ा ना कि ये जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, ये देखिए, ये जो डिप है, तो जिधर आपके पास जितना डिप होगा वहीं पे नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी. तो हमारी नेट मैग्नेटिक फील्ड अपनी कितनी है? वो अपने पास है 16 डिग्री पे. ठीक है. तो अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि आप किस डायरेक्शन में, इन व्हाट डायरेक्शन शुड इट बी स्टीयर्ड. तो किस डायरेक्शन में वो बोट को स्टीयर्ड करेगा जिससे कि वो यहां पहुंचे. तो आप सभी को पता है कि जो बोट में होगा, जो भी उसको स्टीयर्ड कर रहा होगा, वो कॉम्पास को ही तो देखेगा. जो बोर्ड में होगा वो डायरेक्शन किससे देखेगा? कॉम्पास नीडल से. और कॉम्पास नीडल के रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड किधर है? कॉम्पास नीडल के रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड अपनी इधर है. तो वो उसको ये दिखाई दे रहा होगा, जबकि उसको जाना है इधर. तो वो यहां से कितना डिग्री टर्न करेगा? अपने आप को अपने शिप को कितना डिग्री टर्न करेगा? आप तो बता दो. अपने आप को कितना डिग्री, अपने शिप को कितना डिग्री टर्न करेगा यहां डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए? ये तो बता दीजिए. बहुत बढ़िया वंश, 4 डिग्री. बहुत बढ़िया, बिल्कुल 4 डिग्री करेगा. तो बस हो गया क्वेश्चन. तो ये 4 डिग्री करेगा अपने पास, 4 डिग्री. और 4 डिग्री क्या लिखोगे? 4 डिग्री अपना यहां से इसका आंसर हो जाएगा 4 डिग्री. तो 4 डिग्री जब वो स्टीयर्ड करेगा तब जाके वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका होगा. तो शायद समझ गए आप लोग. और 4 डिग्री क्या लिखोगे? 4 डिग्री कहां से लिखोगे? साउथ ऑफ वेस्ट, है ना. 4 डिग्री आप लिखोगे साउथ ऑफ वेस्ट. ये साउथ है और ये वेस्ट है. तो 4 डिग्री आप लिखेंगे साउथ ऑफ वेस्ट. तो 4 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट टर्न करेगा इस तरीके से. ये वेस्ट है, ये साउथ है, तो साउथ की तरफ. तो 4 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट टर्न करेगा.
आप लोगों का कमेंट गायब हो गया, 1 मिनट। क्लियर है सभी को? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द ट्रू वैल्यू ऑफ डिप एट ए प्लेस इज 30 डिग्री। The true value of dip at a place is 30 degree. The vertical plane carrying needle is turned through 30 degree from the magnetic meridian. Calculate the apparent value of angle of dip. जल्दी से इसका आंसर दीजिए। Calculate the apparent value of angle of dip. जल्दी से इसका आंसर दीजिए। अब तो दे सकते हैं, ये सारे जेई मेंस के सवाल है, ठीक है, ये सारे जेई मेंस के ही सवाल है। जल्दी से बताइए। द ट्रू वैल्यू ऑफ डिप एट ए प्लेस इज 30 डिग्री, मतलब आपको टैन डेल्टा गिवन है। टैन डेल्टा इज बेसिकली, मतलब डेल्टा गिवन है, सॉरी, ट्रू डिप गिवन है। डेल्टा ट्रू डिप आपको गिवन है, वो कितना है? 30 डिग्री, ठीक है। तो टैन डेल्टा सभी को पता है क्या होता है, वो होता है बीवी अपॉन बी एच, है ना। तो आपने पास टैन 30 डिग्री इक्वल टू बीवी अपॉन बी एच, ये हमें पता है, ये हमें पता है, ठीक है। टाइम नहीं लगेगा। द वर्टिकल प्लेन कैरिंग निडल इज टर्न थ्रू 30 डिग्री। तो मैंने आपको वो केस कराया था कि जब आप अल्फा एंगल से जो है डिप सर्कल को रोटेट करते हो, जब डिप सर्कल को आप अल्फा रोटेट करते हो, तो लिखा हुआ है कि द वर्टिकल प्लेन कैरिंग निडल इज टर्न थ्रू। जो वर्टिकल प्लेन है ना, जो वर्टिकल प्लेन ये बोल रहा है, वही डिप सर्कल है, वही अपना डिप सर्कल है। तो वर्टिकल प्लेन कैरिंग निडल इज टर्न थ्रू 30 डिग्री फ्रॉम द मैग्नेटिक मेरिडियन, कैलकुलेट द एपरेंट। तो अब 30 डिग्री हो जाएगा, तो यहां पे टैन डेल्टा डैश सभी बच्चों को पता है क्या हो जाएगा, इट इज टैन डेल्टा अपॉन कॉस अल्फा। याद करो, मैंने डायरेक्ट लिख दिया टैन डेल्टा अपॉन कॉस अल्फा, है ना, क्योंकि ये बी एच कॉस 30 होगा, यहाँ पे बीवी अपॉन बी एच कॉस 30, वहां से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो बस निकाल लो ऐसे, कैलकुलेट एपरेंट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप, तो टैन डेल्टा डैश निकल जाएगा। तो क्वेश्चंस आसान होते हैं, बस फॉर्मूले थोड़ा ध्यान रखिए, थोड़ा समझ लीजिए। अपॉन में ये हो जाएगा कॉस अल्फा, वो भी 30 ही है, तो ये टैन डेल्टा डैश आएगा टैन 30 अपना 1/√3, कॉस 30 हो जाएगा √3/2, तो ये हो जाएगा 2/3। तो डेल्टा डैश हो जाएगा टैन इनवर्स 2/3, डेल्टा डैश हो जाएगा टैन इनवर्स 2/3। हाँ देखो, फॉर्मूले लर्न कर लो, बाकी थोड़ा और आप टाइम दोगे, थोड़ा आप भी और कहीं तब वो इमेजेस या बुक में भी कुछ इमेजेस देखोगे, 1-2 बार और पढ़ोगे तो थोड़ा और विजुअलाइजेशन होगा, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल टॉपिक्स हैं, तो इस पे थोड़ा सा फिगर हो तो और सही रहेगा। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं, बाकी क्वेश्चन आप कर ले जाओगे, क्वेश्चन आप कर ले जाओगे जितना बता दिया है उससे। The angle of dip at two places are 30 degree and 45 degree respectively. ठीक है, आपको बताना है what is the ratio of horizontal component of Earth's magnetic field at the two places if vertical component at the two places are same. ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन।
दो जगह पे एंगल ऑफ डिप दे रखा है, एक 30 डिग्री है और दूसरा 45 है. What is the ratio of horizontal component of Earth's magnetic field at the two places? if vertical तो बहुत आसान है ये भी. क्या हो जाएगा? tan 30 डिग्री इक्वल टू एक बार दिया हुआ है BH अपॉन BV, है ना. दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा? tan 45 डिग्री इक्वल टू BH डैश कर लो अपॉन BV, दोनों को डिवाइड कर दो. tan 30 अपॉन tan 45 इक्वल टू BH अपॉन BH डैश. हॉरिजेंटल कंपोनेंट का रेशियो ही पूछा है ना, वर्टिकल कंपोनेंट सेम है, तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दोनों जगह पे क्या होगी आपको बताना है, तो बता सकते हो आराम से. ये tan 45 1 हो गया, तो BH अपॉन BH डैश ये हो जाएगा 1 अपॉन √3. ये रेशियो आ जाएगा, ये रेशियो आ जाएगा. हाँ BV ऊपर आता है. अच्छा हाँ, उल्टा हो जाएगा. BV अपॉन BH ये हो जाएगा BV अपॉन BH डैश, तो ये आ जाएगा BH डैश अपॉन BH. तो ये रेशियो आपको मिल जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ एपरेंट एंगल ऑफ डिप एट टू प्लेसेस. अब ये जो दिया हुआ है ये किसकी वैल्यू है? एपरेंट एंगल ऑफ डिप है, रियल नहीं है. एट टू प्लेसेस मेजर्ड इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स. अब देखिए यहां पे मेजर्ड इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन, मतलब दोनों के प्लेन परपेंडिकुलर हैं. ठीक है, दोनों के प्लेन अपने परपेंडिकुलर हैं. मतलब ये केस वही वाला तो हो गया भाई. देखो ध्यान से, कुछ ऐसा हो गया कि कैसे मेजर हो रहा होगा. ये दो परपेंडिकुलर प्लेन होंगे, और एक प्लेन अपना ऐसा होगा. मतलब एक मान लो ये YZ प्लेन है, तो दूसरा अपना क्या हो जाएगा? XZ हो जाएगा. ऐसे ले सकते हो, है ना. बुक को ऐसे परपेंडिकुलरली खोल लो. और जो मैग्नेटिक मेरिडियन है, मैग्नेटिक मेरिडियन ऐसा होगा इन दोनों के, ये होगा ना कहीं मैग्नेटिक मेरिडियन. ये प्लेन जो है अपना मैग्नेटिक मेरिडियन का होगा. हालांकि फॉर्मूला इसका दे चुका हूं तुम लोगों को, किसी को चमक गया होगा तो तुरंत कर देगा. मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन. ठीक है, और ये आपका दोनों, ये दोनों 90 हैं आपस में, ये आप अल्फा मान लोगे, है ना. तो ये वही वाला तो केस हो गया कि एक अल्फा हो गया, दूसरा 90 माइनस अल्फा. एक अल्फा हो गया और दूसरा 90 माइनस अल्फा. ठीक है, तो बस वो फॉर्मूला याद है सभी बच्चों को? कौन सा? अभी अभी हम लोगों ने डिराइव किया कि एक डिप सर्कल अल्फा पे है, फिर उसको हमने 90 डिग्री कर दिया, कॉट वाला बिल्कुल उसी को आप यहां पे चिपका दो. तो ये जेई मेंस में तुरंत आप ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, कर सकते हैं. तो फिर आप उससे कॉट स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू, ऐसे ही कुछ था, कॉट स्क्वायर डेल्टा डैश प्लस कॉट स्क्वायर डेल्टा डबल डैश. ये 90 माइनस अल्फा के लिए था, याद है. ये अल्फा के लिए था और ये ट्रू था, ट्रू डिप. याद आ रहा है सभी बच्चों को? तो ट्रू डिप तुम्हें निकालना है, तो निकाल लो यहां से ट्रू डिप. कौन सी बड़ी चीज है? कॉट स्क्वायर डेल्टा. ये दो प्लेन है, दोनों आपस में 90 पे हैं. एक अल्फा पे है तो दूसरे का हो जाएगा 90 माइनस अल्फा. ये मैंने आपको यहां से दिखाया है. ठीक है, आंसर बोलो फटाफट, इसका आंसर बोलो जल्दी.
इसका आंसर बोल दो। इसका आंसर बता दो। कॉट इनवर्स अंडर रूट गलत है, अवनीश गलत है आपका आंसर। टैन इनवर्स 1/2 सही आंसर है, बिल्कुल। टैन डेल्टा इक्वल टू 1/2, बिल्कुल यही आंसर है। टैन डेल्टा इक्वल टू 1/2 या डेल्टा इक्वल टू टैन इनवर्स। ये नहीं कर पा रहे हो यार, यहां वैल्यू पुट करके एक को 30 ले लो, दूसरे को 45 कर दो। परपेंडिकुलर है तो एक अल्फा अपना 30 होगा तो दूसरा 90 माइनस 45 हो जाएगा ना, 15 डिग्री आएगा। 15 डिग्री में फैल तो नहीं जा रहे हो। नहीं, ये डायरेक्ट आपको दे रखा है वैल्यू। टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो मतलब ये आपको, यहां गलती कर रहे हो क्या तुम लोग? ये ही ले लो डायरेक्ट 30 और 45 वैल्यू जो है कॉट स्क्वायर डेल्टा डैश आप ले लो। थर्टी डिग्री और डेल्टा डबल डैश ले लो 45 डिग्री, ये तो डायरेक्ट आ जाएगा। मतलब एक अल्फा है अपने पास। अरे यार अल्फा अपना 30 है ना, मान लो अल्फा 30 है तो ये पूरा 90 माइनस अल्फा 45 हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स के एंगल दे रखे हैं, मतलब इन्होंने अल्फा 1 अल्फा 2 दिया है। मैग्नेटिक मेरिडियन से आपस में परपेंडिकुलर है तो मैग्नेटिक मेरिडियन से एक अल्फा बनाएगा तो दूसरा कितना हो जाएगा? ये 45 क्यों दिया है फिर इन्होंने? थर्टी डिग्री एंड 45 डिग्री। अच्छा, एपरेंट एंगल का डिप दे रखा है डायरेक्ट, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, इसको 30 पुट करो, इसको 45। ये तो दे ही रखा है एक तरीके से इन्होंने, सॉल्व करने की क्या जरूरत है फिर? ये 90 माइनस अल्फा नहीं, इनका अल्फा 1 अल्फा 2 एक तरीके से वो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। डिप दिया हुआ है, ये डिप दिया है, अल्फा नहीं है। ये हटाओ, इसे कंफ्यूज हो रहे हो। ये डिप दिया है, ये तो अपना हॉरिजेंटल से जो है ये अल्फा और 90 माइनस अल्फा है। दिस इज नॉट डिप दिया हुआ है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल ये अल्फा, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि इनका सिचुएशन ये होगा, ऐसा होगा। ठीक है, ये डिप है, यहां पे डिप दिया हुआ है तो इसको अल्फा मत लीजिएगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए। डायरेक्ट वैल्यू पुट करके फाइनल आंसर बता दीजिए। ये आएगा tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2। फाइनली चेक कर लीजिए। हाँ सही है, वही है आपका आंसर। ठीक है भाई, तो मेजर आपका जो पार्ट था, मैंने जो जेई मेंस में कवर होना था कर दिया। एक पार्ट आपका बचता है, वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, उसका मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि मैं बताऊंगा भी तो भी आपको रटना पड़ेगा। एक टॉपिक आपका बस बचता है, वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, आप इसको एससीवी से भी देख सकते हैं या अपनी बोर्ड की बुक से देख सकते हैं। आपको रटना है बस। ठीक है, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, इनका मतलब इसमें आपको क्या क्या देखना है। नहीं कुछ नहीं हो पाएगा तो बताइएगा। ये रटना है आपको सारी प्रॉपर्टी, और इसके डिफिनेशंस कुछ हैं। मैं आपको कल जो है स्लाइड भी भेज दूंगा, इसके नोट्स भी भेज दूंगा। ठीक है, स्लाइड भी मैं भेज दूंगा। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये तीन की प्रॉपर्टी। ठीक है, और इसमें दूसरा अपने पास है क्यूरीज लॉ फेरोमैग्नेटिक के लिए, और एक हिस्टेरिसिस, और एक हिस्टेरिसिस कर्व, एक हिस्टेरिसिस कर्व है। ठीक है, तो ये अपने पास
ये इतनी चीजें हैं जो आपको रटना है पूरा का पूरा, लेकिन क्वेश्चन इससे आते हैं, क्वेश्चन इससे आते हैं। हिस्टेरेसिस कर्व, क्यूरी लॉ और इन तीनों की प्रॉपर्टीज, ये अपना मैग्नेटिक में है, ठीक है। तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा और मैं आपको जो है इसके कल जो है स्लाइड में नोट्स भी भेज दूंगा, इनफैक्ट आज ही भेज दूंगा, जिससे आप थोड़ा और पढ़ लें, ठीक है। तो मैं इनका जो है नोट्स आपको अभी भेज रहा हूं इसी लेक्चर नोट्स के साथ अटैच करके, एक बार पढ़ के बताइएगा कोई प्रॉब्लम अगर फेस करते हैं तो। आई थिंक कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगी, ये सीधे सीधे आपको इनकी प्रॉपर्टीज जैसे आप केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक रटते हैं वैसे ही। हाँ, कोरेसिविटी और रिटेंटिविटी हिस्टेरेसिस में आपको मिल जाएगा, ठीक है। हिस्टेरेसिस में कोरेसिविटी एंड रिटेंटिविटी मिल जाएगा, फिर भी आप बताइएगा तो मैं एक लेक्चर इस पे ले लूंगा, ठीक है। तो मैं अभी यहां पे इसके नोट्स आपको भेज दे रहा हूं इसके, और आप एक बार पढ़ के देखिए, अगर चीजें सही है तो ठीक है, नहीं तो बताइएगा। कल मैं फिर EMI शुरू कर रहा हूं, जो अपना मेन टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तब तक आप पढ़ लीजिए, अगर आपको लगता है तो आप बताइएगा, एक क्लास ले लेंगे। हाँ, कल से EMI स्टार्ट होगा, कल से EMI स्टार्ट होगा, ठीक है। चलिए, ठीक है। और इसके जो है, हाँ, जो भी आपने पढ़ा है इसके PYQs देख लीजिएगा, इसके PYQs ये कवर करने के बाद, ये कवर करने के बाद इसके PYQ जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। भाई वंश टिप क्या है? टिप कुछ नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, टिप कुछ है ही नहीं, सीधा सीधा बात है। पढ़ना है, निरंतर पढ़ना है, बिना हिम्मत हारे पढ़ना है और अपने ऊपर विश्वास रखना है। मोटी मोटी बात यही है, ठीक है। अपने ऊपर विश्वास रखिए, निरंतर पढ़ते रहिए, और अपने ऊपर जो विश्वास रखने का मतलब फिजिक्स के लॉ पे आप विश्वास रखिए कि कोई आप इनपुट दे रहे हैं तो उसका आउटपुट मिलेगा, उसका आउटपुट मिलेगा। कोई भी मशीन बनी हुई है तो उसकी इफिशियंसी 100% नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसकी इफिशियंसी 0 भी है, कि पूरा का पूरा इनपुट और हीट एनर्जी में डिसिपिएट हो रहा है, अगर आपने एक्चुअल इनपुट दिया है तो। मानते हैं? तो इसी बात का विश्वास रखते हुए लगे रहिए, ठीक है भाई। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा चुका हूं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा चुका हूं भाई। अमन, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर मैंने पढ़ा दिया है, कैसे आप एमीटर में कन्वर्ट करेंगे, सेंसिटिविटी क्या है, सब कुछ पढ़ा चुका हूं, ठीक है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ा चुका हूं। चलो फिर, ठीक है। नहीं, कुछ आपको पहले से पढ़ के नहीं आना है EMI के लिए, थोड़ा बहुत आप अगर कुछ ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ पढ़ के आना है EMI के लिए, थोड़ा बहुत मैग्नेटिज्म तो यूज होगा EMI में। मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेटिज्म नहीं, मैग्नेटिक फील्ड वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा, तो जितना भी आपने पिछला जो पढ़ा है वो यूज होगा, ठीक है। साइक्लोट्रॉन, अरे यार पढ़ लो यार, साइक्लोट्रॉन में कुछ है नहीं, जो थोड़ी बहुत थ्योरेटिकल चीजें हैं ये पढ़ लो, जिससे कि मेन टॉपिक्स पहले कवर कर लें, जिससे आप JEE मेंस में चीजों को कर पाओ, ठीक है। साइक्लोट्रॉन आप पढ़ लीजिए, आपको जो मूविंग चार्ज है मैग्नेटिक फील्ड में उसी कॉन्सेप्ट पे है, ठीक है। नहीं तो आप बता देना, लास्ट में अगर कुछ ऐसा रहता है तो लास्ट में आलतू फालतू टॉपिक सब निपटा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे अभी कुछ छूटा ही नहीं है, ठीक है। तो कल से मैं EMI शुरू करूंगा और इसको आप पढ़ के मुझे बताएंगे कि आप कंफर्टेबल हैं कि नहीं। आज नोट्स जरूर चेक कर लीजिएगा, इसमें इसके नोट्स मिल जाएंगे आपको, इसमें सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे।